गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे कल? फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर हमने डिस्कस किया था, राइट? कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यार, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, वांट ऑफ फैक्टर का नहीं है बट इसका है, अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ही है। क्वेश्चन है कि व्हाट वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल यूरिया नीड्स टू बी डिसॉल्व्ड in 100 gram of water in order to decrease the vapor pressure by 25%। ठीक है, आपको बताना है यूरिया का वेट कितना होगा। क्वेश्चन है what weight of urea must be dissolved of urea needs to be dissolved in 100 gram water to decrease vapor pressure by 25%। करो और बताओ। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस भी भेजे थे क्या आप लोगों को? नहीं भेजा था शायद। नहीं भेजा सर। चलो इसका करो। सॉरी, वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड है। नहीं नहीं, डायरेक्ट है, इस पे कोई आयोटा आयोटा वन मान के चलना है इसमें।
सर 83.3 ग्राम सर। 83.3 ग्राम। एक सेकेंड। 111.1 ग्राम आ रहा है। आ गया सर। यस सर आ गया। 111.1 111.1 सर मैं अप्रोक्सीमेशन की थी 108 आ रहा है। 108 ठीक है। वही फॉर्मूला लगाना है आपको जो कल बताया गया था। डेल पी आपको दिया हुआ है 0.25 है डेल पी। 25% डिक्रीज करने का मतलब है डेल पी है 0.25। ठीक है, तो डेल पी अपॉन पी का फॉर्मूला हमने किया ही है, तो इससे सॉल्व कर लो। सबका आ गया? क्या किया अभी नहीं बताओ। सर वो मोल फ्रैक्शन था उसका यूरिया का। मोल फ्रैक्शन मोल्स निकालना ऑफ है मतलब। वाटर हैं। मोल्स ऑफ यस सर। वाटर पता है आप लोगों को? हाँ, और मोल्स ऑफ यूरिया का लीनियर इक्वेशन बन जाएगा वैसे। मोल्स ऑफ यूरिया का हमें मिल जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, हमें पता है डेल पी बाई पी इज एक्स बी, तो एक्स बी को आप निकाल लोगे वहां से डेल पी बाई पी से, और फिर वहां से आप आगे कंसीडर करके सॉल्व कर लोगे। 25% है तो आप प्रेशर की यूनिट सेम रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। सबको क्लियर है? बोलो गितेंद्र कहाँ गलती हुई पता चला? सर मैंने तो कोई और फॉर्मूला लगाया सर, जो वेट ऑफ। अच्छा, वो जो तुमने लगाया ना, देखो वेपर प्रेशर में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, 25% का चेंज आ रहा है। तो जो हम लोग मोल्स ऑफ सॉलिड जो हम लोग वो कर रहे थे ना, यस सर। नेग्लेक्ट कर रहे थे, वो जो फॉर्मूला वो नेग्लेक्शन के बाद आया है, यस सर। तो वो नहीं कर सकते यहाँ पे। बाकी लोगों ने नेग्लेक्ट नहीं किया है, इसलिए इनका सही आया आंसर। यस। ठीक है, ऐसे। चलो, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। आज हम लोग कुछ नई प्रॉपर्टीज पहले पढ़ लेते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, फिर हम लोग डिस्कस करें क्वेश्चंस एक साथ सब करेंगे। कल की क्लास में प्रोबेबली अपन सारे क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। चलो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे हम लोग देखेंगे, कि बॉइलिंग पॉइंट में कैसे एलिवेशन आता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखो ग्राफिकली मैं तुमको समझा सकता हूँ कि जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बाय डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कोई बता सकता है? सर जिस पे लिक्विड और गैसियस स्टेट इक्विलिब्रियम में हो। जिसपे लिक्विड और गैसीय स्टेट इक्विलिब्रियम में हो। तो इसका जो डेफिनेशन आता है वो ऐसे बोलते हैं कि टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर, यही होता है डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट का। तो अगर मान लो तुम सोचो कि बॉइलिंग पॉइंट में क्यों एलिवेशन आ रहा है, तो सर जब हम लोग सॉलिड पार्टिकल ऐड करते हैं, तो जस्ट प्रीवियस जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी उसमें पढ़ा है कि जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल ऐड होता है वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो अगर वेपर प्रेशर कम हो गया, पहले मान लो वेपर प्रेशर था x, अब x से कम हो गया, तो x से x2 ले जाने में ज्यादा टेम्परेचर देने पड़ेगा, या x से कम में x2 ले जाने में ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा? ऐसे समझो। चलो प्रेशर के टर्म्स में हम लोग जैसे मान लेते हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन अपने को रिप्रेजेंट करती है एक्सटर्नल प्रेशर को। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि वाटर का, प्योर वाटर या कोई भी सॉल्वेंट का प्रेशर है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये लीनियर स्केल है। तो आप मुझे बताओ कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इनमें कहाँ लाई करेगा, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बाहर? वेपर प्रेशर ऑफ, अगर एक्सटर्नल प्रेशर मान लो है ज्यादा है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एक्सटर्नल प्रेशर से मान लो कम है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इससे भी कम होगा, क्योंकि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, होता है कि नहीं? तो ये तुम्हारा हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बोलो किसी को इसमें डाउट है तो, कि सर जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है,
तो जो सॉल्यूशन प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। अब इसको भी इंक्रीज करके यहाँ ले जाना था हमें, तब बॉइलिंग पॉइंट अराइज होता, अपने को मिलता, और इसको भी टेम्परेचर देके हमें यहाँ ले जाना ताकि बॉइलिंग पॉइंट अराइज हो जाए। तो आप मुझे बताओ कहाँ टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा? ऑब्वियसली सॉल्यूशन में। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। अगर यहाँ टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना अब, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे वो बॉइल हो रहा है अब। बोलो। यस सर। तो यहां से हमने ये पता कर लिया कि सर जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी हम शुगर ऐड करते हैं मिल्क में, बॉइलिंग मिल्क में, तो उसका बॉइल होना कम हो जाता है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है। तो इसका ये तो हो गया नॉर्मल बात, ये तो समझने की बात हो गई, इसको रियलाइज करने की बात हो गई। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो कैलकुलेशन होता है कि डेल टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी, आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी लिखो, आयोटा। तो एक्चुअली क्या होता है कि डेल टीबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है। किसी भी सॉल्यूट की जो मोलालिटी है सॉल्यूशन में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज्यादा मोलालिटी होगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो उसको जब प्रोपोर्शनलिटी को हम रिजोल्व करते हैं तो केबी आ जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और आई आपको पता है कि वेंट ऑफ फैक्टर है कि अगर सॉल्यूट पार्टिकल आप एक्स मान के चल रहे हो तो उसके जो अगर आयोटा ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो उसके बढ़ जाएंगे, या कम है तो घट जाएंगे पार्टिकल्स। तो ये इसका फॉर्मूला होता है वेयर केबी इज अ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट एंड अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, सॉल्यूट की नहीं। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है कि क्या इसका केबी होगा। क्लियर है? अब यही फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जिसमें सारे क्वेश्चन इसके हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ, बोलता हूँ आप करना। अ, क्वेश्चन है कि 10.6 ग्राम, ये लिख लिया सबने? लिख लिया क्या? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन है कि एक सॉल्यूशन है कंटेन्स 3.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, 3.24 ग्राम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट जो है उसको हमने डिसॉल्व किया 100 ग्राम वाटर में, डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर। ठीक है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हो जाता है 100.130 डिग्री सेल्सियस। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट इज द मोलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। मोलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, ये क्या होगा? करो और बताओ। सर बॉइलिंग पॉइंट क्या लिखा है? 100.130 डिग्री सेल्सियस। सर मेरे हिसाब से 100 से 130 क्या है, ऐसा कुछ होना चाहिए। 100 से 130 जाएगा क्या? बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, 100.130 है, तो 100 से 100.130 पे गया है।
सर राइज इन बॉइलिंग पॉइंट तो दिया ही नहीं इन्होंने। राइजिंग बॉइलिंग पॉइंट दिया है ना, यही तो है बॉइलिंग पॉइंट इसका। राइस होने के बाद ही तो इतना गया। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना थोड़ी होता है, क्या होता है? अच्छा वाटर है सर, मैंने देखा नहीं था। यस सर। है ना, मतलब तुमको सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पता है, वो दे अज्यूम कि यू नो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड इफ यू डोंट नो देन यू मस्ट नो। 100.130 डिग्री सेल्सियस। तो चलो गुरमन बताएंगे डेल टी बी कितना है भाई? जय बताओ डेल टी बी कितना है? थर्टी। 30? कैसे? नहीं नहीं नहीं, सौरभ? समझ गए। ये है राइज इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब चेंज इन। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है वाटर का, हमें पता है। फाइनल जो सॉल्यूशन बना वो दिया हुआ है अपने को कि सॉल्यूशन का सर बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 100.130। तो सर यहाँ से हमें पता चल गया कि 0.130 जो है वो डेल टी बी है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब सर हमें आयोटा निकालना है, क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूले में हमने यूज किया है यहाँ पे कि आई के बी इंटू एम। आई क्या होता है? वेंटो फैक्टर। और वेंटो फैक्टर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सर वेंटो फैक्टर अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है मतलब वो डिसोसिएट नहीं होगा, ना ही वो एसोसिएट होगा। तो अगर ना डिसोसिएशन ना एसोसिएशन होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका वेंटो फैक्टर 1 ही हो जाएगा। तो वेंटो फैक्टर भी मिल गया। अब हमें चाहिए के बी और एम। अच्छा, के बी दिया होना चाहिए क्वेश्चन में, के बी दिया होगा, बिना के बी के नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, के बी दिया हुआ वाटर के लिए 0.513 डिग्री सेल्सियस पर मोलल। ठीक है, के बी दिया हुआ है। बिना केबी, क्योंकि केबी कांस्टेंट है, वो दिया रहेगा तभी हम कर सकते हैं। 0.513 डिग्री सेल्सियस पर मोलल, ये दिया हुआ है। तो अब कर लोगे? मोलालिटी निकाल लो यार, मोलालिटी निकाल लोगे। सॉल्वेंट का मास ऑलरेडी पता है, तो सॉल्यूट के मोल्स आ जाएंगे, मोल्स आ गए तो उसका मोलर मास आ जाएगा, क्योंकि मास दिया हुआ है अपने को। बताओ करके। और आप लोगों को लग रहा होगा यही सेम, इसी को पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे। आप प्रीवियस ईयर जेई का उठा के देखो क्वेश्चन। आ गया? अप्रोक्सीमेटली 40 टाइम्स ऑफ द मास गिवन आएगा, मतलब 120 के आसपास, 120 130 के बीच में, 140।
बोलो कौन बताएगा? अच्छा इतने दिन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, क्या तुम लोग कैलकुलेशन भूल गए क्या, कैसे कैलकुलेशन करते हैं? फिजिक्स में तो कर ही रहे होगे अभी। 129.6 कितना आ रहा है? ग्राम 129.6 ग्राम्स 129.6 सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर अच्छा इनका आ रहा 64 ग्राम पर मोल। जी सर मेरा भी क्या 70 के आसपास जा रहा है, बहुत रफ कर रहा था। नहीं नहीं एक्चुअली इनका सही आ रहा है इसलिए क्योंकि इन्होंने तुम्हारा 129 सही आ रहा है। 64 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 129 के आसपास ही होगा ना? 128 यस सर सही आ रहा है, सही आ रहा है। इन्होंने 200 ग्राम लिया था वाटर, मैंने 100 ग्राम लिया है। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने बताया था, डेल टी बी इज इक्वल टू आई के बी इंटू मोलालिटी। डेल टी बी दिया हुआ 0.130 इज इक्वल टू आई हो गया 1 इंटू के बी दिया हुआ है 0.513 इंटू मोलालिटी नहीं पता, तो यहाँ से मोलालिटी आ जाएगी 130 अपॉन 513 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/4। ठीक है, 13 4 जा 52 होता है, तो 520 होता है, 1.1/4 अप्रोक्सीमेशन करके अपन ने निकाल लिया। अब ये होता है नंबर ऑफ मोलालिटी, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है अपने को 100 इंटू 1000 होता है मोलालिटी इज इक्वल टू 1/4। बोलो होगा कि नहीं? नॉट 1/40, 1/4। बोलो किसी को डाउट है यहाँ पे? तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर मोलालिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में लिया आपने तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट आप केजी में ले लो। तो मैंने ग्राम में ही लिख दिया, जो 100 ग्राम दिया हुआ था इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो गया 10n, तो n आ गया 1/40। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया 1/40। तो वेट अपॉन मोलर वेट होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो मोलर वेट हो गया वेट, बोलो वेट अपॉन मोलर वेट होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो वेट दिया हुआ है 3.24 अपॉन मोलर वेट निकालना है इज इक्वल टू 1/40। तो मोलर वेट हो गया 40 इंटू 3.24, जो कि बताया सौरभ ने 129 पॉइंट समथिंग समथिंग। बोलो नहीं समझ में आया? जैस्मिन यस समझ में आया? यस मैंने तो कर दिया तो समझ में आ गया, खुद से कब करोगे? सो वो थोड़ा सा लास्ट में रह गया था, बाकी तो आ गया था। बाकी तो आ गया, तो लास्ट वाला ही तो आंसर होता है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, केबी कैलकुलेट करना है आपको। कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी फॉर वाटर ही निकालना है, एंड फॉर वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन। अच्छा इसमें पूरा पार्ट नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं। एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, उसके बाद ये हो जाएगा कि जो केबी होता है उसका एक फॉर्मूला भी होता है कि केबी कांस्टेंट है तो ठीक है, अगर नहीं दिया गया है, मान लो केबी अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है आर टीबी स्क्वायर, टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट,
अपॉन 1 पॉइंट समथिंग होता है RTB स्क्वायर अपॉन लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन तो होगा ही, अपॉन कुछ तो होता है इसका। एनसीईआरटी में है क्या, देखो एक बार। इसका आई थिंक 1000 होता है नीचे, या 1000 ही होता है, 1000 ही होगा, 1000 इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, ये केबी का फॉर्मूला होता है। या फिर एक और फॉर्मूला होता है इसका, सेम ही चीज है, बस उसको हमने मॉडिफाई कर दिया, RTB स्क्वायर M अपॉन 1000 इंटू, ये मोलारिटी है, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहाँ गया, लैटेंट वेपोराइजेशन डेल्टा H VP। ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और ये हो गया मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, ये M हो गया मोलर वेट। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम लोग निकाल ले सकते हैं केबी डायरेक्ट, अगर हमें नहीं पता हो तो। जहां पे मैं लिख देता हूँ R, आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ये, अगर आप सब कुछ ऐसा यूनिट में रखते हो तो R की वैल्यू रखोगे 8.314, और TB बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, LAVAP जो लिखा हुआ है वो है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसी इस फॉर्मूले में बोलेंगे तो बाकी सब चीजें सेम है। M है मोलर मास सॉल्वेंट का, जिसके लिए हम केबी निकाल रहे हैं, और डेल H वेपोराइजेशन है, इंथैल्पी ऑफ मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो इस फॉर्मूले से ही निकालेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। तो क्वेश्चन लिख लो आप, ये नोट कर लो एक बार, फिर मैं क्वेश्चन बोलता हूँ। आपसे केबी पूछा जा रहा है एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन। क्वेश्चन यही रहेगा, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन। ठीक है, लैटेंट हीट दिया हुआ है आपको, दैट इज इक्वल टू 9.72 किलो कैलोरी। कैलकुलेट करो और बताओ। एक बार एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ जाएगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी समझ में, सेम ही चीज है, सेम ही फॉर्मूला है, बस केबी की जगह केएफ आता है और कुछ चेंज नहीं होता है। आ गया? फास्ट करो यार, कैलकुलेशंस में इतना टाइम क्यों लग रहा है आप लोगों को? फास्ट करो थोड़ा कैलकुलेशन। डेटा लिखना सीख ही गए हो, अब बार बार थोड़ी लिखवाना पड़ेगा आपसे। कैलकुलेट क्या करवाने को बोला जा रहा है? केबी बताइए और डीपी डेल टीबी बताइए, या बॉइलिंग पॉइंट कुछ भी बता सकते हो। तो
दिया क्या गया है आपको, लेटेंट हीट दिया हुआ है, मोलालिटी दी हुई है, तो मोलालिटी आपको दी हुई है 0.1 और लेटेंट हीट दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज गिवन टू यू विच इज कितना है 9.72 किलो कैलोरी, 9.72 किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ से पहले तो केबी का फॉर्मूला लगाओगे, केबी इज इक्वल टू आर टीबी स्क्वायर, आर यहाँ पे किलो कैलोरी में यूज कर रहे हैं हम लोग, तो आर की वैल्यू 2 रखोगे, इंटू टीबी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है 9.72 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है, किलो कैलोरी में दिया, कैलोरी में लिखेंगे हम लोग उसको। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन ये हो गया 10 टू द पावर 6, 9.72 इंटू 10 टू द पावर 6। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन 9.72 इंटू 10 टू द पावर -2 which will be approximately equals to 1/5 into 10 to the power -2। इसको सॉल्व करो और यहाँ से आगे वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। 0.002। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर, तो इस तरह से कैलकुलेशंस करनी है, केबी के आपको दिया रहेगा उस हिसाब से आंसर कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं करवाने का सोच रहा हूँ ताकि आप थोड़ा और इसके बारे में सोच सको। डायरेक्ट कैलकुलेशन तो तुम कर ही लोगे, यही फॉर्मूला है, यही डेटा आपको दिया रहेगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा। ज्यादा ये पूछ लेंगे कि नया बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो डेल टीबी निकालो और उसको 100 में ऐड कर दो, नया बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो ऐसे ऐसे वेरिएशंस कुछ भी हो सकते हैं, फॉर्मूला यही लगेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आता है उसके बारे में हमें सोचना है कि कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि लिखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो आप लोग। अच्छा एक सेकेंड, एक गलती कर दी ना हमने, ये यहाँ पे गलती करी हमने। ये हमें एसआई यूनिट में लेना है ना, 100 डिग्री सेल्सियस में होता हो तो केल्विन में लो, इसको 273 लिखो, ठीक है, इसको 273 का स्क्वायर लिखो, ये ध्यान रखना। तो जो भी आएगा उसको सॉल्व कर लेना, और एक बार केबी आ गया तो बस वो फॉर्मूला लगाना और सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं करवाना चाहता हूँ। क्वेश्चन है कि 1 liter of aqueous solution of urea having density 1.060, डेंसिटी दिया हुआ है 1.060 ग्राम पर ml, यूरिया सॉल्यूशन है 1 लीटर, वॉल्यूम भी दिया हुआ है 1 लीटर सॉल्यूशन है ऑफ यूरिया, ठीक है, और डेल टीबी दिया हुआ है 0.5 डिग्री सेल्सियस, डेल टीबी दिया हुआ है 0.5 डिग्री सेल्सियस। डेल टीबी जो होगा डिग्री सेल्सियस में जो होगा केल्विन में भी यही रहेगा, क्योंकि डिफरेंस सेम रहता है दोनों का। इफ टेम्परेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन इंक्रीज टू 100 and 1.5 डिग्री सेल्सियस, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर मान लो कि हमने सॉल्यूशन जो था, जो भी सॉल्यूशन था उसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया 101.5 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर विच मस्ट हैव गॉन इनटू वेपर स्टेट, ठीक है, कितना पानी उसमें से वेपर में चला गया होगा उस टाइम पे। ये आपको कैलकुलेट करना है, और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रीजिंग में भी, कि कितना आइस फ्रीज हो गया होगा और कितना रह गया होगा अगर किसी पर्टिकुलर डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर लेके चले जाए, तो बताओ। सर ये तो हीट का क्वेश्चन हो गया। नहीं है क्वेश्चन इसी का,
सर 1 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा है तो उसमें कितनी हीट होगी वो देख लेंगे और उससे पता चल डिग्री जाएगा सेल्सियस में कितना हीट नहीं वेपर होती है में जा रहा है। सौरभ, टेम्परेचर में हीट नहीं होती है। टेम्परेचर से डायरेक्ट हीट निकालने का फॉर्मूला बताओ। कोई फॉर्मूला है जिसमें टेम्परेचर से डायरेक्ट हीट निकाल सकते हैं हम? सर एक था, मैं अभी भूल गया कौन हूँ। सा? एनसीवी डेल्टा टी। जी सर यही था। उसमें एन और सीवी भी तो चाहिए होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो मेजर ऑफ हीट जरूर है, लेकिन टेम्परेचर जैसे है कि इस जस्ट लाइक कि तुम दो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से सिर्फ आप उन दोनों के बीच के पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते, आपको उनका मास भी चाहिए। दो चार्ज के डिस्टेंस से सिर्फ नहीं निकाल सकते तुम उनके बीच में कितनी पोटेंशियल है, उनका मास भी, उनका चार्ज भी चाहिए। तो वैसे ही टेम्परेचर एक डिफरेंस है, पोटेंशियल है। सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस से तुम करंट निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। करंट निकालने के लिए तुमको रेजिस्टेंस भी चाहिए। तो वैसे ही चीजें हैं इसमें भी। टेम्परेचर एक गैप है, टेम्परेचर इज मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस है, वो हीट ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते उससे। तो तुम अगर ऐसा सोच रहे हो, अगर ऐसा होता तो तुम्हारा मतलब ये कि 100 डिग्री सेल्सियस जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है उस पे कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर ही बॉइल होगा। ऐसा नहीं होता, नहीं, सारा वाटर बॉइल हो जाता। 101 डिग्री सेल्सियस पे कर दोगे तो जितना वाटर है सब इवेपोरेट हो जाएगा। करके देखना। आप मुझे बस प्रोसेस बता दो, कैलकुलेशन अपन कर लेंगे। पहले प्रोसेस समझा दो कि तुम्हें इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया, वो क्या जानना चाहते हैं तुमसे। बताओ। देखो इसको ऐसे सोचो कि अगर मान लो तुम्हारे पास प्योर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर को अगर 101 डिग्री सेल्सियस पे कर दोगे तो कितना वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा? सारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 101 क्या 100.01 डिग्री सेल्सियस भी आप करोगे तो सारा वाटर वेपर में चला जाएगा। तो यहां से एक कंफ्यूजन या यहां से एक पॉइंट ये आता है कि इसका मतलब ये हुआ कि इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तभी तो सारा अमाउंट इवेपोरेट नहीं हो रहा। अगर मान लो कि इसका डिप्रेशन इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.5 दिया था, तो 100.5 पे सारा सॉल्यूशन इवेपोरेट हो जाना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं? कि सर यूरिया का सॉल्यूशन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन दिया हुआ है 0.5 डिग्री सेल्सियस। यस सर। प्योर वाटर का होता है 100, एलिवेट हो गया, यूरिया डालने से 0.5 एलिवेट हो गया, तो 100.5 पे सॉल्यूशन इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, होगा कि नहीं? लेकिन यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट ये हो जाता है कि जो इवेपोरेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट होता है, पूरा सॉल्यूशन इवेपोरेट नहीं होता है। क्या ये बात तुमको समझ में आ रही है? किसी भी सॉल्यूट में जहां नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया किसी भी सॉल्यूशन में, तो वाटर, जैसे शुगर, तुमने सबसे सिंपल एग्जांपल है, शुगर डिसॉल्व करो वाटर में, आप इसको इवेपोरेट करो, शुगर का अमाउंट बिफोर और आफ्टर कैलकुलेट करना सेम आएगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर इवेपोरेट होता है उसमें से जब आप हीट करते हो तो टाइम के साथ। क्या बात समझ में आ रही है तुमको? Yes, तो sir. सर इस सॉल्यूशन में जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो सब निकल जाएंगे? सब नहीं निकलेंगे, यही तो पॉइंट है। यही अगर सब निकल जाते तो फिर तो आंसर सिंपल था ना, 1 लीटर था उसके हिसाब से मास निकाल के सब निकाल दो। सब नहीं निकलेंगे, सब निकलते तो फिर तो करना ही नहीं था ना कुछ। हो सकता है सब भी निकल जाए, पता नहीं अपने को, बट ऐसा होगा नहीं। जब तक किसी भी सॉल्यूशन में इंप्योरिटी है, जब तक किसी भी सॉल्यूशन में इंप्योरिटी है, सब नहीं निकाल सकते। तुम चीनी को कितना भी गर्म कर लो, एक बार तुमने पानी में शुगर डाल दिया और उसको तुम रख दो हीटर पे और कितना भी हीट कर लो उसको, कुछ ना कुछ वाटर रह ही जाता है उसमें, आप करके देख लेना। तो ऐसा क्या होता है जो रह जाता है? तो जब तक कोई सॉल्यूशन इंप्योर रहेगा, जब तक वाटर इंप्योर रहेगा, उसको 100% बॉयल नहीं कर सकते हम लोग। कहीं ना कहीं वो जो रहेगा
इम्प्योरिटी के फॉर्म में रहता ही जाएगा। तो उसका मीनिंग ये है, सेंस ये बनता है कि सर टाइम के साथ क्या हो रहा है कि वाटर इवेपोरेट होते जा रहा है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज होते जा रहा है। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज हो रहा है तो मोलालिटी बढ़ते जा रही है। अगर मोलालिटी बढ़ते जा रही है तो डेल टीबी भी बढ़ते जा रहा है टाइम के साथ, और अगर डेल टीबी बढ़ते जा रहा है तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जा रहा है टाइम के साथ। तो आप हीट तो कर रहे हो, सॉल्वेंट को आप बाहर निकाल रहे हो, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जा रहा है। तो अगले सॉल्वेंट के लिए, अगले सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, फिर अगले मोमेंट पे बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, फिर नेक्स्ट मोमेंट पे बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें ये निकालना है कि 101 मतलब 1.5 डिग्री का अगर चेंज आए बॉइलिंग पॉइंट में, तो उस मोमेंट पे मोलालिटी क्या होगी। उस मोमेंट पे अगर तुमने मोलालिटी कैलकुलेट कर ली तो तुमको उस मोमेंट पे वाटर पता चल जाएगा कि कितना होगा सॉल्यूशन में। मास ऑफ सॉल्वेंट इज वाटर, और पहले का दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, बाकी का पानी इवेपोरेट हो गया। क्या ये समझ में आया तुमको? नहीं समझे? जी सर। तो मेरा पॉइंट ये है कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा with time, because only solvent evaporates, solute will remain as it is। तो mass of solute same है, मतलब number of moles of solute same है, mass of solvent decrease हो रहा है तो molality increase होगी। अब del TB is equals to KB into molality होता है, तो सर मोलालिटी अगर इंक्रीज होगी तो डेल टीबी भी इंक्रीज होगा। अगर डेल टीबी इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या हो रहा है कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेट हो रहा है, और एलिवेट हो रहा है। तो हम यही काम करेंगे कि उस मोमेंट पे जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जितना हमें चाहिए, जैसे मान लो अभी कितना टेम्परेचर दिया गया कि 101.5 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, तो आप ये निकाल लो कि 101.5 डिग्री सेल्सियस पे 1.5 का डेल टीबी होगा, क्योंकि सॉल्वेंट का तो अभी भी 100, वाटर का तो 100 ही रहता है बॉइलिंग पॉइंट, तो सॉल्वेंट का अभी भी 100 है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है 1.5। तो आप बता दो कि 1.5 पे मोलालिटी क्या होगी, उतना पानी सॉल्यूशन में रहेगा, बाकी का पानी इवेपोरेट हो जाएगा। करके देखो और बताओ, जिसको नहीं समझ में आया पूछो। क्या आंसर आया? सर आपने केवी तो दिया नहीं है इसमें। क्या नहीं दिया? अच्छा केवी नहीं दिया, केवी केवी 0.5 है, 0.5 केजी मोल इनवर्स। एक किलो है, सॉरी एक केल्विन है और दूसरा केजी है। पहला के जो है वो केल्विन है और दूसरा केजी रिप्रेजेंट करता है, ये केल्विन है। आया? फिफ्टी एट 58 मोल्स। ऑफ वाटर जी सर। वेपराइज हो गया। नहीं नहीं, अगर जब हम इस पर जाएंगे। अच्छा उतना बचेगा मतलब वाटर। जी सर। 58 मोल्स मतलब आपको, तुम कह रहे हो कि सर 1000 लीटर से भी ज्यादा वाटर बच जाएगा 1000 केजी से, 1000 ग्राम से, मतलब यस सर। इतना तो था ही नहीं।
इतना वाटर तो पहले ही नहीं था, तो क्या एक्स्ट्रा आ गया क्या बाहर से? इतना वाटर था क्या इनिशियली? देखो एक बार कितना दिया है, वॉल्यूम 1 लीटर दिया है, डेंसिटी दिया है 1.060, तो यहाँ से टोटल सॉल्यूशन का मास आ गया 1060, और तुमने जो कैलकुलेट किया है उसको 18 से मल्टीप्लाई करो मोलर मास से, तो तुमको मिलेगा 1000 एंड समथिंग। तो सेम ही रह गया, या फिर मे बी ज्यादा ही हो गया है कोई सेम ही आ गया। देखो क्या करो, 1 बाय 1 करो। पहले पार्ट से तुम्हें यूरिया का मोल्स निकालने ही पड़ेंगे, तभी जाके आगे उसको यूज कर सकते हो। तो पहला पार्ट तुमको इसीलिए दिया गया है, 0.5 का चेंज जो है वो इसीलिए दिया गया है ताकि तुम वहां से यूरिया का मास या मोल्स निकाल सको, और फिर उसको सेकेंड पार्ट में यूटिलाइज करके हमें फाइनल मास ऑफ वाटर निकालना है। समझ पा रहे हो इस चीज को? पहले डेल्टी भी दिया है 0.5, तो वहां से तुम निकालोगे मोलालिटी, और तुमको डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वहां मोलालिटी तुमसे मास और मोल्स सबके सेपरेट हो जाएंगे वहां से, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, मोलालिटी पता चल गई, मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही तो निकालना है, तो सॉल्यूट का मास निकाल के कैलकुलेट करा जा सकता है। सबसे पहले पार्ट के लिए करेंगे इनिशियली। देखो इनिशियली दिया हुआ आपको कि डेल टी जो है वो है 0.5, ठीक है। के बी दिया हुआ है आपको, वो फिक्स रहता है, के बी चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट है, 0.5 ही दिया है के बी भी। उसके बाद मोलालिटी हमें नहीं पता, ठीक है, तो हम लिखेंगे क्योंकि यूरिया है तो डिसोसिएट एसोसिएट नहीं हो, तो डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी, आई अपना 1 होगा। जब तक मेंशन नहीं किया गया यूरिया डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होता है तो उसका आई 1 होगा, तो आई 1 रख देंगे हम लोग। तो 0.5 इज इक्वल टू 0.5 इंटू मोलालिटी, तो यहाँ से मोलालिटी आ गई 1। इसका मतलब ये हुआ which means that in 1000 ग्राम water 60 ग्राम यूरिया इज देयर। होगा होगा कि नहीं बोलो? क्योंकि यूरिया का मोलर मास 1 होता है, तो 1 मोल यूरिया होगा 1000 ग्राम वाटर में, 1 मोल यूरिया का मतलब होगा 60 ग्राम यूरिया, तो 1000 ग्राम वाटर में 60 ग्राम यूरिया होगा। ये कितने लोगों को समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया। अब देखते हैं, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना, 1 लीटर, 1 लीटर दैट इज 1000 ml, ठीक है। डेंसिटी दिया हुआ है 1.060 ग्राम पर ml, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया तुम्हारा 1060। 1060। मास ऑफ सॉल्यूशन 1060 है, तो मतलब ये सिंपली हमें दिख गया कि इसमें मास ऑफ वाटर कितना है, 1 किलो। 1 किलो, और मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम। ये इनिशियल सिनारियो है अपना, ठीक है। अब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया हमने, तो टेम्परेचर बढ़ाना जब शुरू करेंगे, और टेम्परेचर को कहां तक ले जा रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस और इंक्रीज कर रहे हैं। पहले 100.5 पे बॉयल होता था, अब उसको हम ले गए 100.1.5। तो अब जो फाइनल डेल टीबी होगा, डेल टीबी न्यू जो है वो कितना है, 1.5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तुमको पता चल गया 1 मोल, क्योंकि सॉल्यूट चेंज नहीं होगा, यूरिया जितना था उतना ही रहेगा उसमें। मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता अपने को, कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। और के बी अपने को पता है क्योंकि के बी चेंज होता नहीं है, 0.5 का 5 ही रहेगा, तो यहाँ से ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो 1.5 इज इक्वल टू 0.5 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। यही होती है मोलालिटी, दिस इज मोलालिटी, दिस इज बेसिकली मोलालिटी को हमने एक्सपांड कर दिया है। तो इसको मैंने किया तो ये हो जाएगा कितना हो गया ये, 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 है अभी भी, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट अपने को नहीं पता, इंटू 1000। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 1000 बाय 3, तो मास ग्राम्स। मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 666.66। इतना ग्राम वाटर अभी है, मतलब बाकी का इवेपोरेट हो गया। नहीं सर,
सर सॉरी 3, हाँ डिवाइडेड, हाँ सही है। इतना ग्राम वाटर नहीं, इतना तो इवेपोरेट होगा। 333.33, ठीक है। तो इतना वाटर अपने पास अभी भी है सॉल्यूशन में, मतलब बाकी का वाटर इवेपोरेट हो गया। तो वाटर इनिशियली कितना था? इज इक्वल टू 1000 किलो minus 333.33 which will be equals to 666.64। क्लियर है? समझ में आया? सर बोलो। हम 100.5 से 101.5 पे जा रहे थे, तो डेल टी भी 1 नहीं लेना चाहिए था? गुड क्वेश्चन। देखो क्या किया हमने। अच्छा 100.5 किसका बॉइलिंग पॉइंट था? मिक्सचर का। मिक्सर का, तो वो एक सॉल्यूशन है ना। यस सर। और डेल टी किसका लेते हैं हम लोग? वो भी सॉल्यूशन का ही लेते हैं सर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जी सर। कहाँ से स्टार्ट करते हैं डेल टी कैलकुलेट करना? प्योर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, यही करते हैं ना हम लोग। यस सर। तो प्योर सॉल्वेंट तो अभी भी वाटर ही है ना। सर आपकी आवाज मेरी हाँ जी सर, समझ गया मैं। वाटर का तो 100 ही रहेगा हमेशा। तो जी इसलिए आप सर। हमेशा स्टार्ट 100 से ही करोगे। डिफरेंस डेल टी जब भी लोगे तो इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट माइनस इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट करोगे। तो पहले के लिए 0 पॉइंट था, पहले सॉल्यूशन के लिए, बाद में जो सॉल्यूशन बचा उसके लिए 1.5 है। समझ में आई बात तुम लोगों को? क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया क्या? तो दिस कैन बी द मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल विच दे कैन पुट इन द क्वेश्चन पेपर। बाकी हमेशा जेई मेंस में मैंने जितने क्वेश्चन देखे हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। ये जे एडवांस से पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिर किसी बार उनका मूड खराब हुआ कि नहीं इस बार तो टफ क्वेश्चन पूछना है, तो मे बी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समझ रहे हो? बाकी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बाकी क्वेश्चंस में तुम्हारा दिमाग होना चाहिए आयोटा कैलकुलेट करने में, आई कैलकुलेट करने में, क्योंकि वहां पे वो कंफ्यूज करते हैं, वहीं पे घुमाते हैं। ये सब चीजें थोड़ी हायर लेवल की हो गई। समझ में आया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी फॉर्मूला वही होता है, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। और आई लगा दो यहाँ पे, आई के एफ इंटू मोलालिटी, where kf will be equals to r tf square upon 1000 into latent heat of, बोलो, latent heat of, बोलिए, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग या latent heat of melting भी बोल सकते हैं उसको। सेम ही अमाउंट होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। तो ये हो गया। इसी में kf को तुम चेंज करना चाहो तो ऐसा भी हो सकता है कि सर r tf स्क्वायर इंटू मोलर मास अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच फ्रीजिंग। बाकी सारे टर्म्स आपको पता ही है कि kf है, kf क्या है? मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट। LF है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। M है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, सब कुछ ये सॉल्वेंट का ही बातें हो रही हैं। TF जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, ना कि सॉल्यूशन का, ठीक है। क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज हैं। ये मतलब KF जो है, KF इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट नॉट द सॉल्यूट और सॉल्यूशन। क्लियर है? यस सर। तो सेम फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट बस क्वेश्चन अलग से हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन जैसे एक लिखो आप, an aqueous solution of non volatile solute, नहीं ये तो बॉइलिंग, हाँ 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 सही, अच्छा है। an aqueous solution of non volatile solute boils at
an aqueous solution of non-volatile solute boils at 100.17 degrees Celsius. At what temperature will this solution freeze? .17. आराम से कर लो भाई, अगर इतना आसान होता तो क्वेश्चन ही क्यों होता ये। पहली बात तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, ये मैं पहले ही समझा चुका हूं कि जब हम सॉल्यूट ऐड करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, बढ़ता नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, मतलब फ्रीज होने का पॉइंट कम हो जाता है। मतलब जो वाटर पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बन जाता था, अब वो मे बी -0.05 डिग्री सेल्सियस है, कुछ भी ऐसे नेगेटिव वाले टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। ये हुआ, जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करोगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम होते जाएगा। तो जिसका मैंने एग्जांपल दिया था कि स्नोफॉल जहां होता है वहां सॉल्ट डालते हैं ताकि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए, यानी कि जो आइस बन गया है वो मेल्ट हो जाए, जो फ्रीज हो रखा है वो मेल्ट हो जाए इजीली। क्या समझे? तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे करें कैलकुलेट, क्या किया जाए? बताओ क्या करें इसमें। अच्छा केएफ बताता हूं मैं, केएफ एंड केवी बताता हूं। केएफ दिया हुआ है KF is 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलल, और KB तो हमने लिखा ही है। KB कितना होता है वाटर का? 0.5 डिग्री सेल्सियस पर मोलल। ठीक है, तो बताओ। हाँ आनंद, क्या किया जाए इसमें? सर एक जगह से मोलर। हाँ बिल्कुल सही, यही करना है। अब समझे तुम, जल्दीबाजी में क्यों पढ़ रहे हो? अब तुमको सही समझ में, ऐसे ही करना है। एक जगह से मोलालिटी निकालनी है, दूसरी जगह उसको पुट करना है और आंसर निकालना है। ये आंसर मुझे चाहिए पार्थी से। पार्थी और शिवांगी, क्या हुआ, तुम लोग का डिस्प्यूट खत्म हुआ क्या? हाँ जी सर, सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट हो गया? हाँ जी सर। सही है। क्या डिस्प्यूट था भाई? पार्थी क्या डिस्प्यूट था? बता दो, शर्मा क्यों रही हो? जय, अच्छा जय गायब है क्लास से, और संजो ठीक है। सब लोग आंसर कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे। और गुरमन अपना माइक ठीक करवाओ। -0.63। -0.63 आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन है? जी सर। बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे कि एक जगह से मोलालिटी निकालेंगे और उसको फिर सर दूसरी जगह हम यूटिलाइज करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो पहले का जो डेटा दिया हुआ है कि चेंज इन बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब डेल टीबी इज इक्वल टू 0.17। कैसे कि सर बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का 100 होता है, सॉल्यूशन का दिया हुआ 100 एंड 100.17, इसका मतलब
एलिवेशन हो गया 0.17 का। तो 0.17 विल बी इक्वल्स टू kb विच इज इक्वल्स टू 0.5 यहाँ पे इनटू मोलालिटी। सर मोलालिटी यहाँ से आ जाएगी 0.17 अपॉन 0.5 विच विल बी इक्वल्स टू 17 अपॉन 50। अब हम लोग समझदार लोग हैं सर, हम कैलकुलेशन पहले नहीं करते हैं, हम लास्ट में करते हैं, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। अब इस मोलालिटी को हम यूज करेंगे दूसरी साइड में, तो दूसरी साइड में हम लिखेंगे डेल TF इज इक्वल्स टू KF विच इज 1.86 इनटू मोलालिटी 17 अपॉन 50। अब हम कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि अब हमें लगता है जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन करने। तो यहाँ से डेल TF कैलकुलेट करोगे तो 17 1/2 के आसपास कुछ आएगा, है ना? 1/2 से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा, 0.63 आएगा। हाँ 1/3 के आसपास आएगा ना। हाँ यस सर। क्योंकि देखो 1.86 है और ये है 17, तो 17 2 40 होता है, 34 हो जाएगा, लेकिन ये 2 से कम है, तो 30 से 25 के बीच में कुछ होगा ये, तो ऐसे कुछ होगा। इसको सॉल्व कर लो, कुछ भी आ जाएगा 1/3 के आसपास, विच विल बी इक्वल टू 1/3 नहीं होगा यार, नहीं सर, मैं 17/50 को बोल रहा था, 1/3 अप्रोक्सीमेटली। 17/50 1/3 होगा। हाँ वही सर ना, 0.63 आएगा। 0.63 तो आएगा, हाँ आ ही जाएगा वो तो यहाँ से तुम करोगे, इसको कर लेना तुम, मेरा तो 0.62 आ रहा है क्योंकि आंसर 0.62 है। तो 0.62 का डिप्रेशन हुआ। डिप्रेशन का मतलब पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता था, अब उससे 0.62 कम पे फ्रीज होगा, मतलब -0.62 डिग्री सेल्सियस पे अब फ्रीज होगा। तो TF जो होगा वो हो जाएगा -0.62 डिग्री सेल्सियस। बोलो समझ में आया तो? यस सर। तो है आसान। जी सर। तो चैप्टर ये आसान ही है, क्वेश्चंस भी इसके आसान आते हैं। तो आप आज एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन निपटा देना एक्सेप्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक हमने नहीं पढ़ा है, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के अलावा जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं एनसीईआरटी में सबको निपटा दो। कल अपन डिस्कशन करेंगे और ऑस्मोटिक प्रेशर कंप्लीट करके घर जाने से पहले मैं तुम्हें टास्क दे दूंगा, तुम अपना टास्क कंप्लीट करके आना। ज्यादा 10 दिन का टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, मैं ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, जो छूटी हुई चीजें हैं उनको ढंग से कवर कर लो। लाइफ बार बार मौका नहीं देती है, और हमने कोई एक्स्ट्रा क्लास भी इसीलिए नहीं रखी है ताकि तुम उन 10 दिनों का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सको, ठीक है? तो ये तुम्हें करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, सर। फिजिक्स की क्लास नहीं है? फिजिक्स की क्लास है, और फिजिक्स की क्लास लंबी है इसलिए केमिस्ट्री क्लास पहले हो गई है। फिजिक्स की क्लास आपकी चलेगी लॉन्ग, तो खाना वाना खा पी के रेडी रहो, जब क्लास स्टार्ट होगी उससे पहले अपन, ठीक है? सर चलो हाँ बोलो। सर आज के नोट्स भेज देना। ठीक है भेज दूंगा। थैंक यू सर। ओके।